हमने मोरंग जिला रंगेली में भाषण दिया था तो हमें गिरफ्तार करने वाले वही कांग्रेसी सरकार थी, वही सुशील कोइराला की सरकार थी। जब हमारे मित्रों को पकड़कर हत्या करवाया गया सिर्फ काले झंडा दिखाने के जुर्म में, उस समय भी इसी ओली की सरकार थी। जिस समय में यहीं पर रूपंदेही के मझगांवा में लाठीचार्ज हुआ और हमें जेल में पकड़कर रखा गया था, उस समय इसी प्रचंड की सरकार थी। तो इस लोकतंत्र को हरण करने के लिए, इस प्रजातंत्र का गला दबाने के लिए कोई किसी से कम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस रहे, कम्युनिस्ट रहे, सारे के सारे लोकतंत्र के नाम को सिर्फ भजाते रहे, 70 बरस से भजाते रहे हैं, प्रजातंत्र के नाम को सिर्फ भजाते रहे हैं, उनसे कुछ दिए नहीं। आज भी हमारी जान की मांग रहे हैं, हमारे लहू मांग रहे हैं कि चलो भाई तुम सब आंदोलन करो प्रजातंत्र को लाने के लिए, लोकतंत्र पर खतरा है, तुम लोग आंदोलन करो, खून दो, जान दो, ताकि वो लोग फिर से हमें भजा सके। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन तो बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा समय आज नहीं लूंगा। आज मान लीजिए लोकतंत्र दिवस होता तो रेशम चौधरी जी आज बाहर होते। आज फाल्गुन 7 गते हैं, इतने भारी मत से जीते हुए यहाँ के प्रतिनिधि रेशम चौधरी जी आज भी जेल में बंद है। 70 वर्ष पहले यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को मालूम होगा बुटवल में क्या था, क्या था बुटवल में, लेकिन आज देखिए क्या से क्या हो गया और हमारे बच्चे यहाँ पर मजदूर बनकर रह गए, वो भी इस देश में नहीं विदेशों में मजदूर बनकर रह गए। ये फर्क हो गया। तो हमारे लिए कोई लोकतंत्र नहीं आया, कोई प्रजातंत्र नहीं आया है, और इसीलिए हम कहते हैं अब यहां पर सामुदायिक स्वराज लाना जरूरी है। यहां फैक्ट्री तो बहुत है भैरवा में, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक कौन है, उसमें नौकरी देने वाला कौन है, उसको नियंत्रण करने वाला कौन है, ये जानना जरूरी है। जंगल तो मधेश में हमारा था, हमारा है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका है, वो हमारा नहीं रहा। इसीलिए स्वराज जो हम सब कहते हैं, सामुदायिक स्वराज लाने के लिए लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मोहर लगाना इस बार जरूरी है। और मैं, हमारे मित्रों ने काफी कुछ कह दिए तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, खाली एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर एक बार हाथ उठाइए तो किसको अपने ही घर में रोजगारी चाहिए, अपने ही घर में रोजगारी किसको चाहिए, सबको चाहिए। या कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको अपने घर में रोजगारी नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन यह प्रमुख एजेंडा किसी भी पार्टी की अभी तक नहीं हो सकी। 70 वर्ष से प्रजातंत्र रहा, बार बार इनको जिताए, बार बार सरकार बनाए, कांग्रेस को भी बनाए, कम्युनिस्ट को भी बनाए, जोसपा का भी प्रदेश सरकार है, लेकिन कहीं भी किसी को रोजगारी देने की बात नहीं है, किसी के पास वो विजन नहीं है। सब लोग समझते हैं कि भाई क्या जरूरत है, वोट के समय में जाओ 1000 2000 में दो, वोट खरीदो, कौन उतना रिस्क ले, 2000 रुपया तो वोट ऐसे ही मिल जाता है, चलो अपना काम करते हैं। और कहीं ना कहीं हम वही 5 से 1000 रुपया में अपना वोट बेचते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई उन्नति तरक्की नहीं है। इसीलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर पैसा में ही वोट बेचने की बात है तो ये अभी रोहिणी गौपालिका है, रोहिणी गौपालिका में एक बरस का बजट है आपको 63 करोड़ 20 लाख रुपया, 63 करोड़ रुपया एक बार, सिर्फ एक बरस का इस गौपालिका का बजट है। कितने लोगों को मालूम था, यहां पर नहीं था मालूम। क्यों? क्योंकि यहां पर जनता राज नहीं है, यहां पर नेता राज है, गुंडाओं का राज है, जंगल राज है। नेता का राज होने के कारण से वो जनता का पैसा आने पर भी जनता को सूचित नहीं किया गया, जनता से पूछा नहीं गया कि वो पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, जनता को वो पैसा का खबर भी नहीं होने दिया। वो नेता लोग कुछ रूम में बैठेंगे, वहीं पर पैसा का बांट फाड़ करके वहीं से खा जाएंगे। लेकिन याद रखना है, वो पैसा किसी सरकार की नहीं है, वो पैसा किसी नेता की नहीं है, वो पैसा किसी मेयर या अध्यक्ष की नहीं है, वो पैसा जनता की पैसा है, वो पैसा आपकी पैसा है। और वो पैसा एक साल के लिए ही, सिर्फ एक बरस के लिए 63 करोड़ 20 लाख रुपया है। और मैं यहीं बैठकर देख रहा था अभी मोबाइल में, और इस रोहिणी गौपालिका की जनसंख्या लगभग 37,000 है। और हम सब परिवार में
10 लोग तो रहते हैं। मेरी छोटी सी बात खाली समझ जाइए, लंबा भाषण नहीं है। तो 37,000 आदमी यहां पर इस गौ पालिका में है, और हम सब एक परिवार में लगभग 10 आदमी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिला के। तो उस हिसाब से हो गया लगभग 3700 परिवार। अब मान लीजिए ये 63 करोड़ जो जनता का पैसा आया है, आपके नाम में 63 करोड़ जो आया है, उसको हर एक परिवार के लिए बांट दिया जाए, कोई बिचौलिया नहीं हो। परिवार का पैसा आया, पूरा का पूरा उसे परिवार में ही बांट देना है, कोई बिचौलिया को नहीं देना है, किसी मेयर के हाथ में नहीं जाने देना है। तो क्या होगा, एक बरस में आपको 2.25 लाख रुपया एक परिवार को मिलता है। यानी कि आपके परिवार के नाम पर 2.25 लाख रुपया इस साल आया, वो आपका पैसा है, वो किसी नेता का पैसा नहीं है, वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसा का वृक्ष नहीं रहता। वो आपके बच्चे विदेश में कमाते हैं, आप यहां पर कमाते हैं, वही पैसा सरकार आपसे छीन कर ली रहती है। तो आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर, आपका पूरा परिवार के नाम पर 2.25 लाख रुपया मौजूद है, वो आपके परिवार के लिए आया है। और आप तो 5 बरस के लिए जिताते हैं, तो 5 बरस में लगभग हो गया 9 लाख। यानी कि एक परिवार के लिए आपको 9 लाख रुपया मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 9 लाख रुपया आपको चाहिए कि 2,000 रुपया चाहिए, वो बताइए। साधारण सी हिसाब है मेरी, मैं ज्यादा विस्तार में भाषण नहीं करता हूं। आपको 2,000 रुपया में वोट बेचना है, वो 9 लाख रुपया आपको अपने परिवार के नाम पे लेना है, या आपका उतना काम लेना है। साधारण सी बात। तो अगली बार जब भी यहां पर देखिए, जितना आदमी है, अगर इतना आदमी वोट दे देते तो सरकार, तो यहां पर स्थानीय सरकार तो हम सबका जनमत पार्टी का ऐसे बन जाता। यहां पर 35 से 36 से वोट से जीता है, और यहां पर उससे ज्यादा जनसंख्या है अभी। तो इतने लोग अगर ईमानदारी से आज संकल्प ले ले कि नहीं, हमें 2,000 रुपया में वोट को नहीं बेचना है, क्योंकि मेरे नाम पे तो 9 लाख रुपया बकायदा आता है, और 9 लाख रुपया के लिए लगना है। 2 लाख रुपया में अपने बच्चों का भविष्य, वो अपना 9 लाख नहीं छोड़ना है, उस नेता को नहीं देना है। अगर आज संकल्प ले तो यहां पर जनमत पार्टी की तो सरकार बन ही गई, ये बात है। और उस 9 लाख से आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 9 लाख से अगर आप चाहेंगे हर एक घर में बिजनेस व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मजा से कर सकते हैं बिजनेस व्यापार, हर एक आदमी कर सकता है अपना 9 लाख में बिजनेस व्यापार। आप चाहे कृषि करें, मुर्गी फार्म खोलिए, कोई काम करिए, कुछ न कुछ 9 लाख में आप कर ही लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो 9 लाख में क्या होता है, हम हिसाब करके बताते हैं। 2.25 लाख सालाना का मतलब हुआ, एक आदमी को 15,000 रुपया मासिक से उसी गौ पालिका में नौकरी दिया जा सकता है। यानी कि उसी पैसा से अगर कोई भी प्रोजेक्ट बाहर से नहीं भी आता है, हम सब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए बाहर से, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं भी खोले, तो भी गौ पालिका में जितना पैसा आया उतने ही पैसा से हम सब क्या कर सकते हैं, हर एक घर को एक रोजगारी दे सकते, उसी पैसा से। इसमें कोई बड़ा ये दूसरे नेता जैसे मैं खाली वादा नहीं कर रहा हूं, आपका जो पैसा आया है उसी पैसा से 15,000 मासिक में कम से कम उसी परिवार को नौकरी दिया जा सकता है। अब आप बताइए कि नौकरी चाहिए कि नहीं, हर एक परिवार को चाहिए, वो बकायदा दिया जा सकता है, ये कोई हवा के गप नहीं है, वो अभी के पैसा से ही दिया जा सकता है। इसीलिए खाली याद रखना है। लेकिन ये कब होगा, जब जनमत की सरकार आएगी तब होगा, क्योंकि ये नेताओं को तो बार बार जिता के देख लिए, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, ये इनार के बेन है। बहुत लोग पूछते कि भाई आप इतनी नौकरी कहां से देंगे, तो बताइए, मान लीजिए आज जो दुबई कतार है, जिसमें सिर्फ मरुभूमि है, बालुआ ही बालुआ है, रेत ही रेत है, पानी नहीं है, वह मरुभूमि वाला देश, वह बालू वाला देश हमारे देश से 10 लाख लोगों को वहां पर ले जाकर नौकरी दे सकता है। हमारी भूमि देखें तो खेतों में कैसे हरियाली है, ऐसे हरियाली स्वर्ग जैसी भूमि पर हम सब अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, बकायदा दे सकते हैं। उसके लिए एक विजन वाला लीडर चाहिए, विजन वाली पार्टी चाहिए, और उस विजन वाली पार्टी की सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है। इसीलिए अगले चुनाव में जब भी होगा
आप सब ये हिसाब भूलिएगा नहीं, और मैं ये हिसाब यहां पर नहीं कर रहा हूं, आप सब अपने बच्चों से भी कराकर देख लीजिएगा, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो घर में जाकर। लेकिन हम सबको याद रखना है कि अगली बार किसी भी हालत में अपने वोट को नहीं बेचना है, और कोई पैसा थमाने आ भी जाता है तो उससे कितना रुपया मांगना है? 9 लाख रुपया। कि 5 वर्ष में भाई हमारे नाम पे 9 लाख रुपया आता है, पहले वो 9 लाख रुपया दो, उसके बाद हमसे वोट की बात करो। क्लियर कट बात ये कहना है। और हम सब ने बार बार दूसरी पार्टियों को देख चुके हैं, कांग्रेस को 60-70 वर्ष से देख रहे हैं, कम्युनिस्ट को भी 25-30 वर्ष से देख रहे हैं, और हुआ क्या? यहां पर कोई हमारी स्थिति सुधरी नहीं। तो मैं खास करके एकदम साधारण शब्द में कहना चाहता हूं, माता बहन से भी कहना चाहता हूं कि मान लीजिए जो दवा 70 वर्ष से आप खा रहे हैं और उससे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो तो म्याद गुजर गया है उस दवा का, तो क्या हुआ? दवा आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो वही एक कांग्रेस एमएलए, ये माओवादी, जितनी भी पार्टियां, या म्याद गुजरी हुई दवा है, और म्याद गुजरी हुई दवा है, तो म्याद गुजरी हुई दवा आप जितना भी खाएंगे उससे ठीक नहीं होने वाला है। हम सब ने खाकर, बार बार खाकर देख चुके हैं, उससे ठीक नहीं होने वाला है। तो हम सबको वो म्याद गुजरी हुई दवा नहीं खाना है, बल्कि जो कि पूरा लैब में टेस्ट होकर आया है उसी दवा को, जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर हॉर्न छाप वाली दवा को खाना है। वही मधेश का इलाज कर सकता है, वही जनता राज ला सकता है, वही आपके घर घर में एक रोजगारी दे सकता है। दूसरी बात, मैं माता बहन से भी खास करके उदाहरण के तौर में कहना चाहता हूं, मान लीजिए आप सब घर में दूध तो रखते हैं, जो दूध रखते हैं तो उस दूध की रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को तो नहीं रखते हैं। दूध की, मान लीजिए एक बाटी में या लोहिए में दूध है, तो उस दूध को देखने के लिए, रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर दूध की रखवाली करने के लिए अगर बिल्ली को रखेंगे तो जैसे आपका नजर झुका वो बिल्ली दूध पी जाएगी। उसी तरह जब हम 50 रुपया 100 रुपया का दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं रख सकते हैं, तो मधेश की रखवाली करने के लिए, आपकी गौपालिका की रखवाली करने के लिए, आपका हक अधिकार की रखवाली करने के लिए उस कांग्रेस कम्युनिस्ट एमएलए नाम की बिल्ली को कभी नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे वो हमारा दूध पिएगा। ये साधारण उदाहरण से समझ, इतनी सी बात। अब रह गया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले आते हैं, ऐसे जो धोती कुर्ता पहन के भी चले आते, कहते भाई देखो हम भी मधेसी है, हम भी काले हैं, हमें ही वोट दो, हम भी मधेशबाजी कह के आ जाते हैं। तो याद रखना है और उनको बताना है कि काले तो हम हैं, मधेसी है, लेकिन कालिया नाग भी काला ही होता है, और कालिया नाग में और इंसान में बहुत फर्क होता है। और नाग को या सांप को 20 बरस 10 बरस भी आप दूध पिलाएंगे तो वो डसेगा ही। तो ये जसपा नाम की जो पार्टी है, जो यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई हम भी तो मधेसी हैं करके कहते हैं, आपको फसलाते हैं, उनको ये समझाना है कि भाई सांप को कितना हो दूध पिलाएंगे तो डसेगा ही। और वही हुआ, यहाँ राम मनोहर जी का तस्वीर जो लगा है, राम मनोहर यादव का, उसको मरवाने वाले कोई और नहीं थे, वही जसपा के अध्यक्ष ने इनको पकड़वा कर हिरासत में हत्या करवा दी। तो हम सब इस जसपा नाम के सांप को, कालिया नाग को कितना हो दूध पिला देंगे तो भी यह मधेशियों को ही डसेगा। इतनी बात गांठ खोलकर, गांठ बांधकर समझ लेना है, कितनी सी बात है। तो ये बात हम सबको बाकायदा समझना है। और हमारे मित्र ने प्रकाश डाला था कि अब वे मधेशवादी पार्टी ही नहीं रहे, क्योंकि हमको यहाँ दिग्भ्रमित करते हैं मधेसी कह के, लेकिन सारा पार्टी का पार्टी ही जाके बाबूराम भट्टराय के चरण में, गोरखालियों के चरण में जाके सौंप दिए। इसलिए हमें याद रखना है कि अगला जो निर्वाचन होगा, और खास करके निर्वाचन पे इसलिए ध्यान देना है जो बैसाख 17 और 27 गते हो रहा है, क्योंकि जो हमारे समाज में रावण राज है, जंगल राज आ गया है, कंस का राज आ गया है,
तो हम सब देखते हैं रामायण में रावण का बहुत सर रहता है, बहुत मुंडी रहता है, और रावण को आप चाहे कितना हो गाली दीजिए, कितना हो कुछ कीजिए, रावण का राज खत्म नहीं होता है। श्री राम जी रावण के सर को बार बार काटते हैं, फिर भी उसका सर आ जाता है, फिर भी वो मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है रावण? रावण का राज क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि उसकी प्राण जो है नाभि में बसती है। उसी तरह हमारे समाज में जो रावण घूम रहा है, जो हमारे समाज में रावण राज लगा कर रखा है, जंगल राज लगा के रखा है, कंस राज लगा के रखा है, उस रावण की प्राण भी जो है निर्वाचन में बसता है। उसको हम गाली देके उतना मुद्दा चला के उसको खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने के लिए हमें निर्वाचन में भाग लेना होगा, और निर्वाचन में लाउड स्पीकर हॉर्न साहब पे मोहर लगा के जनता राज लाना होगा, लाउड स्पीकर हॉर्न साहब को विजय बनाना होगा, तभी जाके रावण राज खत्म होगा और जनता राज आएगा, घर घर रोजगारी मिलेगी। मैं इतना ही कहते हुए आज विदा होना चाहता हूं और पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।